हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है विभव मापी। और आज हम क्या करेंगे, विभव मापी की आवश्यकता, उसकी बनावट और उसके सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं, हमें विभव मापी की आवश्यकता क्यों है। अच्छा, तो मान लेते हैं कि हमको कोई एक सेल दिया जाता है और हमें इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस सेल के दोनों सिरे, धनात्मक सिरे और ऋणात्मक सिरों के समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर लगा देंगे और इस वोल्टमीटर के द्वारा पाठ्यांक पढ़कर इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेंगे। ओके, और इसी तरह से यदि मुझे कोई विद्युत परिपथ दिया जाता है और हमें कहा जाए कि विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं, जैसे ये बिंदु ए ले लिया हमने, एक दूसरा बिंदु बी ले लिया, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं के समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर लगा देंगे और इस वोल्टमीटर का पाठ्यांक पढ़कर बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात कर लेंगे। अब हमारे मन में प्रश्न यह उठता है कि जब विद्युत वाहक बल अथवा विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर है तो हमें विभव मापी की आवश्यकता क्यों है। एक्चुअली क्या है हमारे पास कि वोल्टमीटर के द्वारा पढ़ा गया पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण होता है। क्या होता है हमारे पास, त्रुटिपूर्ण होता है। एक्चुअली वोल्टमीटर विद्युत वाहक बल अथवा विभवांतर का सही मान नहीं देता है। किस तरह से नहीं देता है उसका अभी हम अध्ययन करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई प्रतिरोध तार कैपिटल आर है और इससे आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो ओम का नियम क्या कहता है कि V इक्वल टू आई आर। तो प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान कितना हो जाएगा, V बराबर आई आर। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं, वोल्टमीटर के द्वारा इस प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर का मापन करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, हम इस प्रतिरोध R के सिरों के समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर जोड़ देंगे। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो धारा I है वो इस बिंदु A पर दो भागों में विभाजित हो रही है। इस I का कुछ अंश वोल्टमीटर में प्रवाहित हो रहा है। मान लेते हैं ये अंश कितना है, I डैश। तो इस स्थिति में प्रतिरोध R से बहने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, I माइनस I डैश। तो ओम के नियम से हम पुनः कह सकते हैं कि प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान कितना है, V डैश बराबर I माइनस I डैश इंटू। ओके, अच्छा, प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का सही मान क्या है, V बराबर आई आर। जबकि वोल्टमीटर के द्वारा पढ़ा गया पाठ्यांक कितना है, V डैश बराबर I माइनस I डैश इंटू आर, जो कि सही मान नहीं है। अच्छा, हम क्या चाहते हैं कि वोल्टमीटर के द्वारा विभवांतर अथवा विद्युत वाहक बल का सही मान ज्ञात हो। उसके लिए क्या होना चाहिए, वोल्टमीटर आदर्श होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आदर्श वोल्टमीटर होना चाहिए। और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है हमारे पास, इंफिनिटी। कितना होता है हमारे पास, इंफिनिटी होता है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा हमारे पास कि यदि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध इनफाइनाइट है तो उस परिस्थिति में आई डैश का मान शून्य हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये आई डैश का मान शून्य हो जाएगा तो फिर वोल्टमीटर के द्वारा वोल्टमीटर में विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। उस वाली स्थिति में वोल्टमीटर में विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा और विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा तो फिर हम पाठ्यांक किस तरह से पढ़ेंगे। तो यदि हम आदर्श वोल्टमीटर भी ले रहे हैं जिसका पाठ्यांक इनफाइनाइट है, जो कि वैसे आदर्श वोल्टमीटर नाम की कोई चीज होती नहीं है, यदि हम ले भी रहे हैं लेकिन इस वाली स्थिति में इससे धारा प्रवाहित ही नहीं होगी तो फिर पाठ्यांक किस तरह से पढ़ पाएंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि यदि हम ईएमएफ अथवा विभवांतर का मान वोल्टमीटर के द्वारा ज्ञात करना चाह रहे हैं तो वोल्टमीटर परिपथ से कुछ धारा ग्रहण करेगा ही, जिसके कारण वोल्टमीटर में विक्षेप उत्पन्न होगा और हम पाठ्यांक पढ़ पाएंगे। लेकिन ये जो मान प्राप्त होगा वो सही मान प्राप्त नहीं होगा। तो यदि हम सही मान प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, हमारे पास एक ऐसा उपकरण होना चाहिए जो पाठ्यांक लेते समय विद्युत वाहक बल अथवा विभवांतर का मान ज्ञात करते समय परिपथ से धारा ग्रहण नहीं करे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, विभव मापी का उपयोग करते हैं। तो एक्चुअली हमारे पास क्या है कि विभव मापी है वो एक शून्य विक्षेप सिद्धांत पर कार्य करती है।
जो विभवमापी है उसका सिद्धांत क्या है, शून्य विक्षेप सिद्धांत है। शून्य विक्षेप का सिद्धांत क्या है कि जब हम विभवमापी की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल अथवा विभवांतर का मान ज्ञात करेंगे उस समय वह परिपथ से धारा ग्रहण नहीं करेगा, मतलब यह एक आदर्श वोल्टमीटर की तरह व्यवहार करेगा। ओके, तो इसलिए क्या करते हैं हम, विद्युत वाहक बल अथवा विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए हम विभवमापी का उपयोग करते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि ये शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है और शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करने के कारण जब भी हम पाठ्यांक लेंगे या जब भी हम सेल के विद्युत वाहक बल अथवा विभवांतर का मान ज्ञात करेंगे यह परिपथ से धारा ग्रहण नहीं करेगा। तो इस प्रकार विभवमापी की परिभाषा किस तरह से लिख सकते हैं हम कि विभवमापी एक आदर्श प्रायोगिक युक्ति है। विभवमापी हमारे पास क्या हो गई, एक आदर्श प्रायोगिक युक्ति हो गई जिसका उपयोग हम क्या किसमें करते हैं, सेल के विद्युत वाहक बल अथवा परिपथ में उत्पन्न विभवांतर के मापन में करते हैं। ये हमारे पास विभवमापी की परिभाषा हो गई। ओके, एक बार वापस बोल लेते हैं कि विभवमापी क्या है। विभवमापी एक आदर्श प्रायोगिक युक्ति है जिसका उपयोग सेल के विद्युत वाहक बल अथवा परिपथ में उत्पन्न विभवांतर के मापन में किया जाता है। अब हम बात करते हैं विभवमापी की बनावट की। तो एक्चुअली विभवमापी का जो मुख्य भाग है वो एक प्रतिरोध तार होता है। वो प्रतिरोध तार किस प्रकार का होता है कि इसकी जो प्रतिरोधकता होती है बहुत ज्यादा होती है, उच्च प्रतिरोधकता होती है। कैसी होती है, उच्च प्रतिरोधकता होती है। और साथ में इसका जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक है, क्या है हमारे पास, प्रतिरोधकता ताप गुणांक किससे लिखते हैं हम, अल्फा से लिखते हैं। तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान कैसा होना चाहिए, अल्प होना चाहिए। और साथ में जो प्रतिरोध तार हमने लिया है वो मिश्र धातुओं का बना होता है। ओके, और मिश्र धातु कौन कौन सी है हमारे पास, नाइक्रोम, मैंगनीज, यूरेका या कांस्टेंटाइन। इन मिश्र धातुओं का उपयोग हम प्रतिरोध तार के लिए करते हैं। साथ में हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो प्रतिरोध तार है उसके हर एक बिंदु का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान नहीं। अच्छा, यहां पर हमने जो लाइनें खींची है इन सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। यहां पर हम मिश्र धातु का उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है और साथ में हमारे पास इनका प्रतिरोधकता ताप गुणांक भी कम होता है, बहुत अल्प होता है। हमको उच्च प्रतिरोधकता का तार क्यों चाहिए, क्योंकि कम लंबाई का प्रतिरोध तार लेने पर भी उसका प्रतिरोध अधिक हमको मिल जाता है। यदि हम ज्यादा लंबाई का तार नहीं लेंगे तब भी उसका प्रतिरोध हमको ज्यादा मिल जाएगा। और तीसरा हमारे पास इसका जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक है वो अल्प क्यों होना चाहिए कि जब हम विभवमापी से धारा प्रवाहित करेंगे तो उस विभवमापी का जो तार है वो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और तार के गर्म होने से पदार्थ की प्रतिरोधकता या फिर उसका प्रतिरोध परिवर्तित होता है। यदि ये प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्प होगा तो जो ताप में परिवर्तन के कारण तार की जो प्रतिरोधकता परिवर्तित हो रही है उसमें जो परिवर्तन होगा वो काफी अल्प होगा। तो पूरे प्रयोग के दौरान प्रतिरोधकता लगभग एक समान बनी रहेगी। ओके, तो हमको किस तरह का तार लेना है हमारे पास, एक तो मिश्र धातु कौन कौन सी हो सकती है, नाइक्रोम, मैंगनीज, यूरेका। इसकी प्रतिरोधकता हमारे पास उच्च होती है और साथ में प्रतिरोधकता ताप गुणांक भी अल्प होता है। ठीक है। अच्छा, इस तार की लंबाई कितनी होती है हमारे पास, 10 मीटर। हम क्या करते हैं कि जो तार हमारे पास विभवमापी का है वो 10 मीटर लंबा तार होता है। अब यदि हम विभवमापी की लंबाई 10 मीटर कर देंगे तो बहुत ही असुविधाजनक होगी। 10 मीटर लंबा तार एक लकड़ी के बोर्ड पर लगाना पड़ेगा जिसकी लंबाई कितनी होगी, 10 मीटर। वो कमरे के लगभग बहुत बड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इसको 10 मीटर लंबा तार नहीं लेकर एक एक मीटर के, कितने के, एक एक मीटर के 10 तार लेते हैं। एक एक मीटर की इस तरह से 10 तार लेते हैं और उनको हम क्या करते हैं, एक लकड़ी के बोर्ड पर लगा देते हैं। लकड़ी के बोर्ड पर किस तरह से लगाएंगे कि ये जो तार है वो तनी अवस्था में रहे और साथ में सारे तार समांतर रहे। लेकिन हमको क्या चाहिए, 10 मीटर लंबा तार चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, इन सभी 10 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन 10 तारों को तांबे की पत्तियों से
श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ से चले हम, यहाँ पर तांबे की पत्ती आ गई, ये तार वापस मुड़ गया इस तरह से, फिर ये वाला तार वापस मुड़ गया। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, इन तांबे की पत्तियों की सहायता से इन 10 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। अब हम क्या करना चाहेंगे, इस विभव मापी को परिपथ में जोड़ना भी है हमें। तो क्या करना होगा, इसके जो अंतिम सिरे हैं, ये सिरा ए और सिरा बी है, यहां पर एक संयोजक पेच लगा देते हैं। ओके, संयोजक पेच लगे होते हैं और पाठ्यांक पढ़ने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा रहता है जो इन तारों के समांतर होता है। साथ में हमारे पास एक पेन के आकार की जोकी भी होती है। उस जोकी को हम इस विभव मापी के तार पर टच कर कर पाठ्यांक नोट करते हैं। ये सब हम बाद में डिटेल में देखेंगे। क्लियर है हमारे पास? तो विभव मापी की बनावट हमारे पास क्लियर है। अब हम बात करते हैं विभव मापी के सिद्धांत की। तो विभव मापी का सिद्धांत एक्चुअली क्या है कि विभव मापी द्वारा सेल के विद्युत वाहक बल हम क्या करेंगे, विभव मापी द्वारा क्या करेंगे, एक तो सेल का विद्युत वाहक बल नोट करेंगे और साथ में या फिर हम परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान ज्ञात करेंगे। और ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे? विभव मापी के तार पर एक समान रूप से वितरित व परिवर्तित विभवांतर से करेंगे। जो विभव मापी का जो तार है उसमें क्या होगा, हमारे पास एक समान रूप से वितरित और परिवर्तित विभवांतर उत्पन्न होगा। उस उत्पन्न विभवांतर की तुलना हम किससे करेंगे? सेल के विद्युत वाहक बल अथवा परिपथ के विभवांतर से करेंगे। जिस स्थिति के अंदर ये जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल अथवा परिपथ में अज्ञात विभवांतर के बराबर हो जाता है, उस वाली स्थिति में धारामापी में विक्षेप कितना हो जाता है? शून्य विक्षेप हो जाता है। उसको हम बोलते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति। और शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या होगा, ये जो हमारे पास विभव मापी के तार के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल अथवा अज्ञात विभवांतर के बराबर हो जाता है। क्लियर है हमारे पास? तो अब हम क्या करेंगे कि जो विभव मापी है उसका परिपथ की रचना करना चाहेंगे। तो मान लेते हैं मेरे पास ये एक विभव मापी है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है? सबसे पहला काम हमको प्राथमिक परिपथ बनाने का है। क्या है? प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ किस काम का है? एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, देखो सिद्धांत को वापस देखें तो इस सिद्धांत में हम क्या कर रहे हैं कि विद्युत वाहक बल, जो अज्ञात विद्युत वाहक बल है या जो अज्ञात विभवांतर है, उसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं? विभव मापी के तार पर एक समान रूप से वितरित और परिवर्तित विभवांतर से कर रहे हैं। तो हमको सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, ये जो विभव मापी का जो तार है उसमें एक समान रूप से परिवर्तित और वितरित विभवांतर उत्पन्न करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सेल का या बैटरी का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हम एक सीसे संचायक सेल का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं क्या चाहूंगा कि धारा को बंद भी करना चाहूंगा और धारा का मान प्रवाहित भी करना चाहूंगा। तो इसको नियंत्रित करने के लिए मुझे कुंजी की आवश्यकता होगी और धारा का मान परिवर्तित करने के लिए मुझे एक धारा नियंत्रक की आवश्यकता होगी। तो इन तीनों को, सीसा संचायक सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक को हम श्रेणी क्रम में जोड़कर विभव मापी के तारों के साथ इस तरह से जोड़ देते हैं। क्लियर है हमारे पास? यह जो सर्किट बना है इसको हम बोलेंगे प्राथमिक परिपथ। कौन सा परिपथ बोलेंगे? प्राथमिक परिपथ बोलेंगे। और यह परिपथ किस काम में आएगा? यह परिपथ हमारे पास ये जो विभव मापी का तार है उस विभव मापी के तार में एक समान रूप से वितरित और परिवर्तित विभवांतर उत्पन्न करने के काम में आता है। अब हमारे पास क्या आता है? द्वितीयक परिपथ। द्वितीयक परिपथ। ओके, तो द्वितीयक परिपथ में हम किसको जोड़ेंगे? एक्चुअली जिस सेल का विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात करना है या फिर जिस परिपथ का विभवांतर हमको ज्ञात करना है उसको हम क्या करेंगे? द्वितीयक परिपथ में जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेल का उदाहरण ले रहे हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास एक अज्ञात सेल है जिसका विद्युत वाहक बल मुझे ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस सेल का जो धनात्मक सिरा है उसको बिंदु ए से जोड़ दूंगा। ओके, अच्छा एक बात गौर करने की है कि जो यहाँ पर प्राथमिक परिपथ में बैटरी हमने जोड़ी है उसका धनात्मक सिरा भी बिंदु ए से जुड़ रहा है और जो द्वितीयक परिपथ है उसमें जो हम
अज्ञात सेल ले रहे हैं उसका जो धनात्मक सिरा भी बिंदु ए से जुड़ रहा है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि विभव मापी का जो परिपथ का संयोजन करेंगे उसमें जितने भी सेल लग रहे हैं उन सभी सेलों का धनात्मक सिरा, चाहे वो प्राथमिक परिपथ में जुड़ रहे हो या फिर वो सेकेंडरी परिपथ में जुड़ रहे हो, सबका जो धनात्मक सिरा है वो हमेशा सिरे ए से ही जुड़ेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक धारा मापी लेंगे और धारा जो विद्युत वाहक जो सेल हमने लिया है उसका जो ऋणात्मक सिरा है उसको धारा मापी से जोड़ देंगे और जो धारा मापी का दूसरा सिरा है वो जोखी से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास क्या होता है, एक द्वितीयक परिपथ का निर्माण होता है और जिसमें हम क्या जोड़ते हैं, अज्ञात विद्युत वाहक बल वाला सेल जोड़ते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास क्या है, एक परिपथ की रचना हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, ये जो परिपथ हमने बनाया है इसको पुनः बनाएंगे, लेकिन उस वाली स्थिति में जो विभव मापी है, यहाँ पर 10 तार मुड़े हुए हैं तो हम 10 तार मुड़े हुए नहीं लेंगे, बल्कि इस विभव मापी का जो तार ए बी है उसको एक सीधे तार से प्रदर्शित करेंगे। और साथ में क्या है, जो बैटरी कुंजी और धारा नियंत्रक ये सब लिखा है, इनको हम संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो इस पूरे परिपथ को हम पुनः एक बार वापस जोड़ लेते हैं। ओके, ये हमने जोड़ लिया। यहाँ पर देखो तार ए और बिंदु ए से बिंदु बी तक ये है हमारे पास विभव मापी के तार को प्रदर्शित कर रहा है और यहाँ पर ये संचायक बैटरी है और ये कुंजी के है, धारा नियंत्रक आर एच है और यह है मेरे पास क्या है, अज्ञात विद्युत वाहक बल वाला सेल है और ये गैल्वेनोमीटर और ये जोकी है। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ही हम कुंजी के को लगाते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और यह धारा किसमें प्रवाहित होती है, तार ए बी में प्रवाहित होती है। अच्छा, ये जो सीसा संचायक सेल हमने जोड़ा है, इस सीसा संचायक सेल के कारण विभव मापी का जो तार ए बी है, यहाँ पर एक विभवांतर ए बी उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर ए बी उत्पन्न होता है और इस विभवांतर का मान हम किससे नियंत्रित कर सकते हैं, इस धारा नियंत्रक से नियंत्रित कर सकते हैं। जब धारा नियंत्रक का प्रतिरोध शून्य होगा, यदि धारा नियंत्रक का प्रतिरोध हमारे पास शून्य हो, उस वाली स्थिति में क्या होगा बिंदु ए और बिंदु बी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान किसके बराबर होगा, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। और यदि हमारे पास धारा नियंत्रक का मान 0 से भिन्न हो, उस वाली स्थिति में जो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच उत्पन्न विभवांतर का मान है वो इससे सेल के विद्युत वाहक बल ईपी से कम होगा। क्लियर है हमारे पास। तो अच्छा, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो सेल ईपी है उसका जो धनात्मक सिरा है वो बिंदु ए से जुड़ा हुआ है और ऋणात्मक सिरा बिंदु बी से जुड़ा हुआ है। तो बिंदु ए क्या है, उच्च विभव पर है और बिंदु बी निम्न विभव पर है। ओके, कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ जाएंगे वैसे वैसे विभव का मान गिरेगा। विभव का मान गिरेगा मतलब कम होता जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, विभव पतन। क्या बोलेंगे, विभव पतन कहेंगे। ये उच्च विभव पर है, ये निम्न विभव पर है। जैसे जैसे हम जाएंगे आगे की तरफ वैसे वैसे विभव का मान कम होता जाएगा इस वाले बिंदु पर, और जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे विभव का मान कम होता जाएगा और बिंदु बी पर क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जाने पर विभव का मान गिर रहा है, तो इसको बोलेंगे विभव पतन। तो यहाँ पर हमारे पास अच्छा एक चीज और हमारे पास क्या हो रही है कि बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जाने पर विभव गिर रहा है और ये जो परिवर्तन हो रहा है विभव में वो किसके सापेक्ष हो रहा है, दूरी के सापेक्ष हो रहा है। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगी, एक विभव प्रवणता उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो गया हमारे पास, विभव प्रवणता उत्पन्न हो जाएगी। इसको हम किससे लिखेंगे, एक्स। प्रवणता का मतलब क्या है, हमने जैसे 11th क्लास में भी पढ़ा था कि प्रवणता किससे प्रदर्शित करते हैं। प्रवणता का मतलब क्या है कि यदि कोई भौतिक राशि दूरी के साथ परिवर्तित होती है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर उस भौतिक राशि की प्रवणता उत्पन्न हुई है। जैसे हमारे पास कोई एक रॉड है लोहे की और यहाँ पर हम गर्म करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम इस बिंदु से दूर जाते हैं वैसे वैसे ताप के मान में कमी आती है। मतलब यहाँ पर क्या है, ताप हमारे पास दूरी x के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ताप प्रवणता उत्पन्न हो गई और उसको हम किससे लिखते थे,
dt बटावा dx से लिखते थे। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे बिंदु A से बिंदु B की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे विभव का मान परिवर्तित हो रहा है। किसके साथ? दूरी के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रही है? एक विभव प्रवणता उत्पन्न हो रही है। और इस विभव प्रवणता की परिभाषा क्या हो जाएगी हमारे पास? प्रति एकांक लंबाई विभव पतन। क्या होगा हमारे पास? प्रति एकांक लंबाई विभव पतन को हम क्या बोलेंगे? विभव प्रवणता कहेंगे। अच्छा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रति एकांक लंबाई विभव प्रवणता है तो विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, और लंबाई का मात्रक मीटर। तो इसको हम क्या लिखते हैं? वोल्ट पर मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास? वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। ओके, तो x का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? बिंदु A, मान लेते हैं कि बिंदु A और बिंदु B के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना है? VAB है। कितना है? VAB। और मान लेते हैं कि इस विभव मापी की लंबाई कितनी है हमारे पास? कैपिटल L। कितनी है? कैपिटल L। तो कैपिटल L लंबाई कितनी है? कैपिटल L है। तो कैपिटल L लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर कितना है? VAB। तो एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा? हम L का भाग लगा देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा? VAB बटावा L। अच्छा, ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर कितना होता है? IR। तो यदि हमारे पास इस परिपथ से प्रवाहित धारा का मान I हो, परिपथ से प्रवाहित धारा का मान I हो, तो विभवांतर VAB कितना हो जाएगा? V बराबर I कैपिटल R। और ये कैपिटल R क्या है? विभव मापी के तार का प्रतिरोध है। क्या है? विभव मापी के तार का प्रतिरोध। तो VAB बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? IR। तो विभव प्रवणता को हम किस तरह से लिख सकते हैं? x बराबर IR बटावा L। तो ये I मेरे पास क्या है? विद्युत धारा, और R बटावा L क्या है? प्रति एकांक लंबाई तार का प्रतिरोध। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो विभव प्रवणता है उस विभव प्रवणता का मान किन दो राशियों पर निर्भर कर रहा है? एक तो हमारे पास निर्भर कर रहा है विद्युत धारा पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, और जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा विभव प्रवणता का मान भी बढ़ेगा। समानुपाती है, तो धारा का मान बढ़ने पर विभव प्रवणता का मान भी बढ़ेगा। और साथ में हम क्या देख रहे हैं कि प्रति एकांक लंबाई प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, तो उस वाली स्थिति में विभव प्रवणता का मान भी बढ़ता है। अब हम बात करते हैं I की। धारा I का मान कितना होगा? I बराबर, देखो ओम का नियम वापस देख रहे हो, V बराबर कितना है? IR। तो I बराबर कितना हो जाएगा? VAB बटावा R। ओके, ये तो अपने पास यहाँ था, लेकिन यदि हम इस पूरे परिपथ की बात करें यहाँ पर, तो हम क्या देख रहे हैं? इस पूरा जो अपने पास बंद लूप है, उस बंद लूप में एक बैटरी लगी हुई है। उस बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है? EP है। कितना है? EP। और यहाँ पर प्रतिरोध कितना है? R। और एक साथ में प्रतिरोध धारा नियंत्रक का प्रतिरोध RH। और साथ में हम ये भी मान लेते हैं कि जो सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? स्मॉल r। तो इस पूरे प्राथमिक परिपथ की बात करें तो इस प्राथमिक परिपथ में तीन प्रतिरोध है, एक कैपिटल R है, एक RH है और एक स्मॉल r है, और तीनों कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। तो इस स्थिति में इस परिपथ से प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा? सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? EP बटावा कैपिटल R प्लस RH प्लस स्मॉल r। तो इस परिस्थिति में हमारे पास विभव प्रवणता का मान कितना जाएगा? x बराबर I का मान रख देते हैं EP बटावा R प्लस RH प्लस स्मॉल r, और साथ में मल्टीप्लाई किससे होगा हमारे पास? R बटावा L से। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि जो विभव प्रवणता का मान है, एक तो सेल के विद्युत वाहक बल पर निर्भर कर रहा है, जो विभव मापी का तार है उसके प्रतिरोध पर निर्भर कर रहा है, प्रतिरोध तार की लंबाई पर निर्भर कर रहा है, ओके, सेल के आंतरिक प्रतिरोध धारा नियंत्रक के प्रतिरोध पर भी निर्भर कर रहा है। ओके, अच्छा, एक विशेष परिस्थिति ऐसी आ सकती है हमारे पास कि जबकि आंतरिक प्रतिरोध का मान हम 0 मान लें और धारा नियंत्रक का प्रतिरोध भी 0 मान लें, तो इस वाली स्थिति में विभव प्रवणता का मान कितना हो जाएगा? x बराबर EP बटावा R। RH का मान कितना माना? 0, और आंतरिक प्रतिरोध का मान भी हमने 0 मान लिया है, इंटू R बटावा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? ये R से
आर कट गया, तो एक्स का मान कितना हो गया, ईपी बटावा एन। तो इस वाली परिस्थिति के अंदर जो विभव प्रवणता है उसका मान सेल के विद्युत वाहक बल पर निर्भर करता है और साथ में विभव मापी के तार की लंबाई पर निर्भर करता है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हमारे पास जो x का मान है वो विभव मापी के तार के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं कर रहा है, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है हमारे पास, ये चीज हमारे पास क्लियर हो रही है कि जो यदि हम आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य माने और धारा नियंत्रक का प्रतिरोध का मान भी शून्य मानते हैं, उस परिस्थिति में क्या हो रहा है हमारे पास कि विभव प्रवणता का मान विभव मापी के तार पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जो कि जे है, अब हम अभी तक हमने क्या किया, प्राथमिक परिपथ की बात करी है, अब हम बात करते हैं द्वितीयक परिपथ की। अब यदि मैं जो कि जे को किसी बिंदु जे पर टच करता हूं, जो विभव मापी का जो तार है उसके किसी बिंदु जे पर टच करता हूं, तो हम क्या देख रहे हैं कि बिंदु ए और बिंदु जे के बीच में उत्पन्न विभवांतर मान लेते हैं कितना है, वीजे। कितना है, वीजे। और ये जो वीजे है वो किस पर निर्भर करेगा, हमारे पास बिंदु ए और बिंदु जे के बीच की लंबाई पर निर्भर करेगा। ओके। अच्छा, जे की जो स्थिति है, यदि जे की स्थिति बिंदु ए की तरफ जा रही है तो ये विभवांतर का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो जे है वो ये जो बिंदु था, ये जो कि को हमने जे बिंदु पर टच कर रखा, ये बिंदु यहाँ पर नहीं होकर यहाँ पर कहीं पर होता या फिर यहाँ पर कहीं पर होता। तो जैसे जैसे हम बिंदु ए की तरफ जाते वैसे वैसे इस वी ए जे का मान कम होता जाता। यदि हमारे पास ये जो बिंदु जे है वो बिंदु बी की ओर जाता, यहाँ पर जो कि को उठाकर मैं यहाँ पर रखता या फिर मैं यहाँ पर रखता, तो बीच में क्या हो रहा है, बिंदु ए और बिंदु जे की बीच की दूरी बढ़ रही है, और दूरी बढ़ रही है तो उस वाली स्थिति में बिंदु ए और बिंदु जे के बीच का उत्पन्न विभवांतर क्या होता, बढ़ता, अधिक। तो कुल मिलाकर क्या है, बिंदु ए और बिंदु जे के बीच का जो विभवांतर है वो बिंदु ए से जे की दूरी पर निर्भर कर रहा है। अच्छा, एक चीज हम क्या जान रहे हैं, एक्स को हमने कैसे परिभाषित किया था, प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई विभव पतन, यही परिभाषित किया था। तो एकांक लंबाई पर विभव पतन का मान कितना है, एक्स। एकांक लंबाई पर विभव पतन का मान कितना है हमारे पास, एक्स। तो यदि हम बिंदु जे यहां पर ले रहे हैं जिसकी लंबाई कितनी है, एल, तो यहां पर एल लंबाई पर विभव पतन कितना हो जाएगा, एकांक लंबाई पर विभव पतन है एक्स, तो एल लंबाई पर विभव पतन कितना हो जाएगा, या फिर एल लंबाई के लिए विभवांतर का मान कितना हो जाएगा, हम एल को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वी ए जे का मान कितना हो जाएगा, वी ए जे बराबर एक्स, क्या हो जाएगा हमारे पास, वी ए जे बराबर एक्स एल। क्लियर है ये चीज भाई। एकांक लंबाई का विभव पतन कितना है, एक्स, तो एल लंबाई के लिए विभवांतर का मान कितना हो जाएगा, एक्स को एल से गुणा कर देंगे। क्लियर है हमारे पास। अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं द्वितीय परिपथ की। किसकी बात करते हैं, वापस द्वितीय परिपथ की बात करते हैं। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं द्वितीय परिपथ में कि एक सेल E1 लगा हुआ है जो अज्ञात है, एक धारा नियंत्रण लगा हुआ है, एक जो कि लगा हुआ है, साथ में एक प्रतिरोध तार भी है AJ। ये प्रतिरोध तार है वो द्वितीयक परिपथ में ही है। अच्छा, अब प्राथमिक परिपथ की बात करी तो प्राथमिक परिपथ में धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही थी, लेकिन द्वितीयक परिपथ में जो धारा है वो या फिर धारा की जो दिशा है वो निर्भर करेगी कि बिंदु ए और जे के बीच का विभवांतर ज्यादा है किसकी अपेक्षा, E1 की अपेक्षा, या फिर बिंदु ए और जे के बीच का विभवांतर E1 की अपेक्षा कम है। ओके, तो जैसे मैं यदि सर्किट को मैं देखता हूं, इस वाले सर्किट को, तो यहां पर हमारे पास तुल्य विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर एक सेल E1 लगा हुआ है और इसका उच्च धनात्मक सिरा ये वाला है और ऋणात्मक सिरा ये वाला है। यहाँ पर हमारे पास बिंदु ए व J1 के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, इसका भी उच्च सिरा ये वाला है और निम्न सिरा ये वाला। तो इसको हम इस तरह से मान सकते हैं कि दो सेल लगे हुए हैं, इसको हम इस तरह से मान सकते हैं कि यहाँ पर एक दो सेल लगे हुए हैं। ओके, और दोनों सेल हमारे पास विपरीत डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं। तो इस वाली स्थिति में इसके नेट विद्युत वाहक बल का मान कितना हो जाएगा हमारे पास,
E1 माइनस वी ए जे, E1 माइनस वी ए जे हो जाएगा। क्लियर है हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास परिपथ में धारा की दिशा निर्भर करेगी कि इसका मान क्या है, E1 का मान ज्यादा है या फिर VAJ का मान ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, इन तीन परिस्थिति हो सकती है, या तो E1 का मान VAJ से ज्यादा हो या फिर कम हो या फिर बराबर भी हो सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम तीनों परिस्थितियों पर विचार करते हैं। ठीक है, तो पहली परिस्थिति हम क्या ले लेते हैं कि इसको हम एक बार इसके, ये क्या है हमारे पास EP है और ये K, दिस वन RH, और इसका विद्युत वाहक बल कितना है E1, ये बिंदु A, बिंदु B। अब मान लेता हूं कि जो जॉकी है उस जॉकी को मैं किसी बिंदु J1 पर टच करता हूं। किस पर टच कर रहा हूं, J1 पर टच कर रहा हूं। और J1 पर टच कर रहा हूं तो देखो बिंदु A की J1 से दूरी कम है, तो बिंदु A और बिंदु B के बीच का जो विभवांतर है उसका मान कितना हो जाएगा, x। मान लेते हैं कितना है, xL1 है। कितना है, xL1 है। क्योंकि ये दूरी कम है तो विभवांतर का मान भी कम होगा, विभवांतर का मान भी कम होगा। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, VAJ1 का मान अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल से कम होगा। यह सब हम मान लेते हैं कि इस स्थिति में VAJ1 का मान E1 की अपेक्षा कम है। तो यहां पर जो प्रवाहित धारा का मान है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, इस अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल के अकॉर्डिंग होगा। ये धनात्मक सिरा यहां पर जुड़ रहा है तो प्रवाहित धारा का मान इस तरह से होगा। तो प्रवाहित धारा कैसे बहेगी, E1 से बिंदु A तक जाएगी, फिर A से J1, फिर J1 से G और G से पुनः A1 तक आएगी। मान लेते हैं इस स्थिति में धारामापी में जो विक्षेप है वो किधर है, बाईं ओर है। किधर है हमारे पास, बाईं ओर। अब हम क्या करते हैं, इस जो कि J को उठाकर किसी अन्य बिंदु पर टच करते हैं जो कि हमारे पास बिंदु A से ज्यादा दूरी पर स्थित है। ये वाला बिंदु मान लेते हैं J2। क्या मान लेते हैं, J2। क्योंकि ये दूरी ज्यादा है तो बिंदु A और J2 के बीच का जो उत्पन्न विभवांतर है VAJ2 मान रहे हैं, उसका मान क्या होगा, हमारे पास अधिक होगा। और इस परिस्थिति में मान लेते हैं कि VAJ2 का मान E1 की अपेक्षा ज्यादा है। तो कौन प्रभावी ज्यादा होगा, बिंदु A व J2 के बीच उत्पन्न विभवांतर ज्यादा प्रभावी होगा और धारा हमारे पास इसके अकॉर्डिंग बहेगी। तो धारा अब हमारे पास कैसे बहेगी, बिंदु A से E1 और E1 से फिर G और G से J2 और फिर पुनः A। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इस परिस्थिति में जो धारा है वो पहले वाली धारा के विपरीत है। पहले हमारे पास धारा घड़ी की दिशा में जा रही थी, अब धारा हमारे पास घड़ी के विपरीत दिशा में आ रही है। तो इस वाली स्थिति में मान लेते हैं कि धारामापी में जो विक्षेप है वो किधर उत्पन्न होगा, दाईं ओर होगा। अब हमारे पास एक तीसरी परिस्थिति और हो सकती है। तीसरी परिस्थिति हमारे पास एक ऐसा बिंदु हो सकता है जहां पर हमारे पास बिंदु A व J के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो। तो मान लेते हैं इस वाली परिस्थिति में ये लंबाई कितनी है हमारे पास, L। कितनी है, ये लंबाई L है। ओके, तो VAJ का मान कितना हो जाएगा, VAJ बराबर XL हो जाएगा। कितना हो जाएगा, XL होगा। और ये विद्युत वाहक बल विभवांतर किसके बराबर है, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर है। तो इस परिस्थिति में धारामापी में विक्षेप कितना हो जाएगा, धारामापी में विक्षेप 0 हो जाएगा। ओके, तो अच्छा, हमको ये बात ध्यान रखनी है, हमको कुल मिलाकर क्या करना है, सर्वप्रथम जब भी हम प्रयोग करेंगे जो कि J को बिंदु A पर टच करेंगे, फिर बिंदु B पर टच करेंगे, विक्षेप कैसा आना चाहिए, विपरीत आना चाहिए। विपरीत नहीं आ रहा तो सर्किट कुछ गलत है। ओके, तो वो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो मान लेते हैं कि विक्षेप विपरीत आ रहा है, फिर हम क्या करेंगे, इस तार पर टच करते हुए वह स्थिति ज्ञात करेंगे जब धारामापी में 0 विक्षेप आ रहा है। इसका मतलब धारामापी में 0 विक्षेप है, इसका मतलब बिंदु A व J के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो गया। तो E1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, E1 बराबर AJ, और ये किसके बराबर हो जाएगा, XL के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि संतुलन लंबाई L का मान ज्ञात करके हम अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। और यही हमारे पास क्या था, विभव मापी का सिद्धांत था। विभव मापी का सिद्धांत क्लियर है हमारे पास।
अच्छा, हमको दो तीन बातें और ध्यान में रखनी है। जब भी हम विभव मापी वाला प्रयोग करते हैं तो दो तीन बातें हमको ध्यान में रखने की होती है। पहली बात क्या है हमारे पास कि परिपथ में जुड़ने वाले जो सारे सेल या बैटरी हैं उन सबका धनात्मक सिरा सदैव बिंदु ए से जुड़ता है, ये ध्यान में रखना है। बैटरी अथवा सेल, एक सेल या दो है, तीन भी होते, चार भी होते, तो उन सबका जो धनात्मक सिरा है वो हमेशा बिंदु ए से ही जुड़ता। दूसरी बात हमको क्या ध्यान में रखना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि बिंदु ए पर टच करते हैं तो विक्षेप दाईं ओर आ रहा है, तो बिंदु बी पर टच करने पर विक्षेप बाईं ओर आना चाहिए, मतलब विक्षेप विपरीत आना चाहिए। यदि विपरीत नहीं आ रहा है इसका मतलब सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है, या तो सर्किट आपने गलत जोड़ा है, और सर्किट यदि आपने सही जोड़ा है तो आप इसका विद्युत वाहक बल देख लो। क्यों? क्योंकि हमेशा जो प्राथमिक परिपथ में जो सेल जोड़ा है उसका विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में जोड़े गए सेल से अधिक होना चाहिए। ईपी का मान सदैव E1 से अधिक होना चाहिए। यदि हमारे पास विक्षेप ए की तरफ आ रहा है तो इस बैटरी को चेक कर लो, इसका विद्युत वाहक बल चेक कर लो, कहीं बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं है। यदि बैटरी डिस्चार्ज है तो उसको चार्ज कर लो। अच्छा, इसके बाद भी हमारे पास यदि विक्षेप ए की तरफ आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, धारा नियंत्रक से एक बार धारा को एडजस्ट करेंगे। धारा को एडजस्ट करके इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि विक्षेप अलग विपरीत डायरेक्शन में आए। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि विपरीत डायरेक्शन में विक्षेप आने के लिए प्राथमिक परिपथ में जो सेल लगाया है उसका विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। तीसरी बात हमको क्या ध्यान में रखनी है कि यदि प्रयोग हम काम में नहीं ले रहे, उपकरण को काम में नहीं ले रहे हैं, प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, तो ये कुंजी को हम बाहर निकाल देंगे। यदि बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, विभव मापी के तार से धारा प्रवाहित होती रहेगी और धारा प्रवाहित होने से तार गर्म हो जाएगा और तार के गर्म होने से इसकी प्रतिरोधकता परिवर्तित हो जाएगी और पूरे प्रयोग के दौरान हमारे पास प्रतिरोधकता एक समान या फिर प्रति एकांक लंबाई प्रतिरोध का मान एक समान नहीं रहेगा। हमने क्या पढ़ा था, x बराबर आई आर बटावा एल। जो पूरा जो प्रयोग है वो निर्भर कर रहा है x पर। हम ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर x का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। और x का मान नियत कब रहेगा, जब हमारे पास प्रवाहित धारा का मान नियत रहे और प्रति एकांक लंबाई प्रतिरोध का मान नियत रहे। यदि हम लंबे समय तक धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, इसकी प्रतिरोधकता परिवर्तित होने के कारण प्रति एकांक लंबाई या इसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाएगा और धारा का मान भी परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, चौथी बात हमको क्या ध्यान में रखनी है कि इसकी जो जोकी है उसको अपन को रगड़ के नहीं चलना। यहाँ पर हम रगड़ के चलते हैं ना, वो रगड़ के नहीं चलना, बल्कि इस तरह से उठा कर रखना है। यदि हम रगड़ के चलेंगे तो क्या होगा, तार छिल सकता है और तार छिलने के कारण इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो परिवर्तित हो जाएगा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल परिवर्तित होने से R बटावा L जो प्रति एकांक लंबाई प्रतिरोध है उसका मान परिवर्तित हो जाएगा। हर एक बिंदु पर R बटावा L का मान एक समान नहीं रहेगा। ओके, और हमने यह मानकर चला है कि हर एक बिंदु पर प्रति एकांक लंबाई प्रतिरोध का मान नियत है, तभी हम ये प्रयोग संपन्न कर पाएंगे, वरना फिर और त्रुटियां उत्पन्न हो जाएगी। ओके, तो इस प्रकार हमारे पास क्या है कि यहाँ पर कुछ सावधानियां भी हैं जिसका हमको ध्यान में रखना है। क्लियर है हमारे पास? ठीक है, थैंक यू।